ओबेसिटी की डिफिनेशन अगर की जाए तो ओबेसिटी को अगर डिफाइन करें एक लाइन में, तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी कुछ नहीं है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज। अब ये एडिपोज टिश्यूज का ग्रोथ जो एबनॉर्मल हो रहा है, ये दो तरीके से हो सकता है, जिसमें दो कंडीशन आ गई कि एडिपोज टिश्यूज की ग्रोथ जो एबनॉर्मली हो रही है, दो कंडीशन इसमें लग गई। पहली कंडीशन ये है कि जो फैट सेल्स हैं, जो फैट सेल्स हैं, इनका सिर्फ साइज बढ़ जाए, यानी इन्लार्जमेंट ऑफ फैट सेल साइज। एक जगह तो साइज बढ़ रही है, और दूसरी जगह क्या, नंबर बढ़ा दीजिए। बेसिकली जो है ओबेसिटी क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज। अब ये दो तरीके से इसकी ग्रोथ हो सकती है। फर्स्ट ग्रोथ कैसे हो रही है, इन्लार्जमेंट ऑफ फैट सेल साइज, जहाँ पे सिर्फ क्या, साइज का इन्लार्जमेंट हो रहा है। अब सिर्फ अगर कहीं पे भी साइज बढ़ रही है, नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, किसी भी सेल का अगर सिर्फ साइज बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी। कहते हैं। हाइपरट्रॉफी कहते हैं ना। तो ये जैसे ही सेल साइज सिर्फ बढ़ रहा है, तो इसको हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी कहते हैं। हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी। लेकिन जहां पे नंबर बढ़ने लगा, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो थी, इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसको हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी कहते हैं। हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी इसको कहते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई, जो एबनॉर्मल एडिपोज टिश्यूज का ग्रोथ हो रहा है, उसमें दो तरीके से कहा गया, हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी और हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। इन जनरल जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की जब हम जनरल बात करते हैं कि ओबेसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे किसी को बताया जाता है कि हाँ तुम ओबीज हो, वो पूछेगा ना आप कैसे बता रहे हैं कि मैं ओबीज हूँ। तो इन जनरल हम आमतौर से जब बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई के थ्रू हम बताते हैं कि तुम्हारा बीएमआई इतना है, ये ओबीज की कंडीशन में आता है। अच्छा, दो टर्म आते हैं, एक आता है फिर ओवरवेट, एक आता है ओबीज। हालांकि ओवरवेट जब भी बात आती है तो वो ओबीज के टर्म में ही आती है। नॉर्मल जब हम बात करते हैं किसी को ओवरवेट कहेंगे, तो यही होता है कि हाँ ये ओबीज की कैटेगरी में आता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जो ओवरवेट है उस और दूसरी कंडीशन है, सिर्फ फैट टिश्यूज की ग्रोथ से ही उस ओवरवेट नहीं हो सकता, बल्कि कुछ और कंडीशंस हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है जिनमें वेट बढ़ सकता है। लाइक फ्लूइड रिटेंशन, किसी को एसाइटिस हो रहा है, किसी को एसाइटिस है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लूइड अकुमुलेशन हो रहा है, तो वहां पे भी उसका वेट बढ़ जाएगा, वो ओवरवेट हो गया। या एबनॉर्मल मसल डेवलप, मसल्स का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाए, जैसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन किसी ने ले लिया, मसल ग्रोथ के लिए लेते हैं लोग अक्सर, तो वो क्या करता है, ज्यादा अगर आपने ले लिया, मान लीजिए किसी को सिर्फ बाइसेप्स बढ़ानी है, उसने स्टेरॉइड का इंजेक्शन भर भर के ले लिया बाइसेप्स में, तो क्या वो बाइसेप्स के ही सिर्फ साइज बढ़ गई, उसका वेट बढ़ गया, तो ये एबनॉर्मल मसल ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे भी क्या वेट बढ़ रहा है, ओवर वेट की कैटेगरी में आ सकता है, ये पैथोलॉजिकल है। इन जनरल हम बात करते हैं तो ओवर वेट और ओबीज चलो ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। ये फर्क था बेसिकली। अब जो ओबेसिटी होती है इन और दूसरे तरीके से जब हम बात करते हैं, ये तो हो गई। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म में अगर बात करें तो दो तरीके की ओबेसिटी होती है, एंड्राइड ओबेसिटी और गाइनाइड ओबेसिटी। अब देखिए नाम में ही लगा हुआ है, एंड्राइड और गायनाइड। गायनाइड, गायनी का वर्ड लग गया, ये ज्यादातर फीमेल प्रिडोमिनेंट होती है। फीमेल्स में ज्यादातर जो ओबेसिटी पाई जाती है वो गायनाइड पैटर्न की पाई जाती है, एंड्राइड मेल्स के लिए हो गई। फर्क क्या होता है इन दोनों में? जो बेसिक फर्क होता है एंड्राइड में जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन यानी एब्डोमेन पे फैट का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बेली फैट बहुत ज्यादा इनके में होता है, मेल्स में। अब जो गाइनाइड यानी फीमेल टाइप की जो ओबेसिटी है, गाइनाइड ओबेसिटी, इसमें जो होता है ना, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन ना
थोड़ा इवन टाइप का होता है। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो हिप्स का एरिया है और मतलब निचले लोअर लिम्स के एरिया पे फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, या यूं कह लिए कि पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैट सेल्स का। एक तो ये टर्म हो गए दो, एंड्राइड और गायनाइड टर्म। और दो तरीके की ओबेसिटी का नाम हम सबने सुना होगा, एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड। एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड ओबेसिटी भी होती है, यही है। एंड्रॉइड जो होती है वो एप्पल शेप्ड होती है, और ये जो गायनाइड है ये पियर शेप होती है। कैसे होती है देखिएगा। मान लीजिए इन जनरल हम किसी को बना रहे हैं इस तरीके से, हमने ये नॉर्मल सी एक बॉडी बना दी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको एप्पल शेप और गायनाइड शेप को, अब एप्पल की जब बात करते हैं हम तो कुछ यूं होता है। हाँ, तो जो ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है ये कहाँ, बेली मतलब एब्डोमेन पे ज्यादा हो रहा है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। मेल टाइप की जब ओबेसिटी आप देखते हैं ज्यादातर सबसे ज्यादा फैट कहाँ मिलता है, एब्डोमिनल फैट उनका सबसे ज्यादा मिलता है जो ओबेसिटी होती है। अब अगर इसी को आप देखेंगे उस पियर शेप में, पियर शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो फैट का अकुमुलेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हिप्स पे ज्यादा हो रहा है। वेस्ट जो होती है नॉर्मल होती है, फीमेल्स में जो पियर शेप्ड ओबेसिटी ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे हो रहा है, हिप्स पे ज्यादा हो रहा है। और ये फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये उनके लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही जो फैट सेल्स होते हैं ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल है, ये ज्यादा सही है पियर शेप्ड ओबेसिटी। अब जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी ये जो होती है ये रिस्क फैक्टर हो जाती है किसके लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। पियर शेप्ड क्या है, नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है ये तो इन जनरल था ओबेसिटी के बारे में थोड़ा सा। गायनाइड टाइप क्या है, एंड्रॉइड टाइप क्या, एप्पल शेप क्या है, पियर शेप क्या है, थोड़ा सा बस इसको याद रखिएगा। अब जो बेसिक चीज है, अब यहाँ से जब हम बात करते हैं ओबेसिटी को इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो सबसे आसानी से और सबसे कॉमनली हम किससे करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से ना। जो असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी होती है सबसे आसानी के साथ किससे की जाती है, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई से। और बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, क्विटलेट इंडेक्स। यस, क्यूटलेट इंडेक्स। इसका फार्मूला क्या है, हाइट बाय वेट, वेट बाय हाइट, हाइट बाई ने वेट बाय हाइट। वेट बाई हाइट। अब वेट जो होगा वो किलोग्राम में होगा, हाइट जो होती है वो मीटर में होगी, और स्क्वायर, हाँ हाइट का स्क्वायर मीटर में होनी चाहिए, वेट किलोग्राम में होना चाहिए। ये इसका फार्मूला था। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अब प्री ओबीज, ओबीज, ओवरवेट, अंडरवेट इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अंडरवेट ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए और इंडियन पॉपुलेशन के लिए अलग अलग तरीके से किया गया था। ग्लोबल के लिए जब हम अंडरवेट की डिफिनेशन लेते हैं तो वही बीएमआई जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, लेस देन 18.5, लेस देन 18.5 होना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी यहाँ पे सेम है, अंडरवेट की क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। नॉर्मल वेट में फर्क हो जाता है। नॉर्मल वेट यहाँ पे अब अगर देखेंगे आप तो 18.5 से, ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, 24.99 बीएमआई होना चाहिए नॉर्मल वेट के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल। ग्लोबली ये एक्सेप्टेड है। इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगा दिया गया, 18.5 टू 22.99 ये बीएमआई इंडियन पॉपुलेशन में नॉर्मल यानी हेल्दी लोगों के लिए मानी जाती है कि ये सही है, इनका वेट करेक्ट है, 18.5 टू 22.99 वाले बीएमआई की। अब ओवरवेट, ओवरवेट की कैटेगरी में जो आते हैं यहाँ पे तो 25 से लेके
अब 29.99 तक ये बीएमआई ओवरवेट है ग्लोबल पॉपुलेशन। इंडियन के लिए 23 से 24.99 तक, यहीं तक है इंडियन में। क्राइटेरिया थोड़ा सा इंडियंस के लिए स्ट्रिक्ट है। अब ओबेसिटी जाहिर सी बात है, मोर देन आर इक्वल टू 30 अगर बीएमआई है तो ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इंडियंस में जस्ट 25 से ज्यादा हो गया वो ओबीज हो गया। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेस ऑफ बीएमआई। अब बीएमआई के ही बेस पे ओबेसिटी को सिर्फ ओबेसिटी को ग्लोबली कैसे क्लासिफाई किया गया, ग्लोबली सिर्फ बीएमआई के बेस पे ओबेसिटी की ग्रेडिंग की गई थी। ये इसको इधर होना चाहिए। ये प्री ओबीज किस कैटेगरी में, यानी प्री ओबीज को ही ओवरवेट आप कह लीजिए। प्री ओबीज ओवरवेट, इनका बीएमआई कितना था, ग्लोबल की बात हो रही है। ओवरवेट वाला ये 25 to 29, to 29.99 ये था ओवरवेट या प्री ओबीज की कैटेगरी। अब ओबेसिटी ग्रेड 1 30 to 34.99 या ग्रेड 1 ओबेसिटी आ जाती है। ग्रेड 2 35 to 39.99 और मोर देन 40 या इक्वल टू 40 बीएमआई का है तो वो ओबेसिटी ग्रेड 3 में आएगा। ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। इसके अलावा कुछ और इंडेक्सेस हैं जो ओबेसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ओबेसिटी को बताते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। सिर्फ आप नाम याद रख लीजिएगा, फार्मूला अगर याद हो जाए तो और अच्छी बात। जैसे एक पॉन्डरल इंडेक्स भी यूज होता है। पॉन्डरल इंडेक्स ये भी ओबेसिटी को डिफाइन करता है। इसका जो फार्मूला है वो ग्रेडिंग दोनों के लिए सेम है क्या, ग्लोबल पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन के लिए? किस चीज की? ओबेसिटी ग्रेडिंग ओबेसिटी ग्रेडिंग नहीं, इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो माइक एक मिनट। तो जो ये है ना, लेकिन मेरी आवाज इको कर रही है बहुत ज्यादा, मुझे ही बहुत ज्यादा। ऐसा सबके साथ हो रहा है? ठीक है, चलिए आपका माइक ऑफ हो गया, सही। जो ये बीएमआई के बेस पे जो ओबेसिटी की ग्रेडिंग थी, ये सिंगल ग्रेडिंग दी थी, ये ग्लोबल था। ये ग्लोबली का। हमारे यहाँ तो ये है कि जैसे ही मोर देन 25 हुआ वो ओबीज की कैटेगरी में आ गया। ग्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, इंडियन पॉपुलेशन के लिए यही था। लेकिन यहाँ पे ओबेसिटी को और फिर से अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया था ग्लोबल पॉपुलेशन में। ठीक, अब बात थी पॉन्डरल इंडेक्स की। ये भी क्या था, ओबेसिटी को ही ये भी डिफाइन करता था। इसका फार्मूला जो था हाइट इन सेंटीमीटर, 3 अंडर रूट बॉडी वेट। बॉडी वेट किस में होना चाहिए, हर जगह देखिए कि किलोग्राम में ही बॉडी वेट होना चाहिए। हाइट क्या थी, सेंटीमीटर में थी। ये इसका पॉन्डरल इंडेक्स का ये फार्मूला था। अब इसके बाद आता है ब्रोकाज इंडेक्स। हाँ, ब्रोका इंडेक्स ये भी यूज होता है, ओबेसिटी को ही बताता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये बताता है, अलग तरीका इसका ये कि आइडियल वेट को ये बताता है कि आइडियल वेट कैसे होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल वेट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फार्मूला दिया कि जो हाइट है उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो वो आइडियल वेट निकल आ जाए उसके लिए। ये पर पर्सन था। अगर ब्रोका इंडेक्स के हिसाब से देखें, किसी की हाइट मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस करेगा तो उसका जो आइडियल वेट आएगा 70 केजी आना चाहिए। ये बेसिकली किससे, हाइट से ये इंस्पायर, ये हाइट से रिलेटेड था। हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने वेट निकाल के दिया था कि एक पर्सन का जो आइडियल वेट कितना होना चाहिए, ब्रोका इंडेक्स का। नेक्स्ट आता है लॉरेंस फार्मूला। अब ये जो लॉरेंस फार्मूला है
ये थोड़ा सा अजीब किस्म का इनका फार्मूला था, इन्होंने बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हाइट -100, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद फिर माइनस करिए, हाइट -150 अपॉन 2। 2 किसके लिए था? मेन के लिए था, आदमियों के लिए। सॉरी, 2 जो है वो वोमेन के लिए है, एंड 4 मेन के लिए इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। अगर हम इसको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं आदमियों के लिए, और वोमेन के लिए, फीमेल्स के लिए 2 से डिवाइड करना था इसको। ये इनका फार्मूला था ओबेसिटी को दिखाने के लिए। इसके बाद एक आता है कार्पुलेंस इंडेक्स। कार्पुलेंट इंडेक्स में क्या था, इन्होंने जो दिया फार्मूला, ये था एक्चुअल वेट, जो एक्चुअल वेट किसी का है अपॉन डिजायरेबल वेट। ठीक है, ये इनका सिंपल सा फार्मूला था। एक्चुअल वेट कितना आ रहा है और डिजायरेबल वेट कितना होना चाहिए, इसी का जो है रेशियो इन्होंने दिया। कार्पुलेंस इंडेक्स में ये था। अब किसी का मान लीजिए एक्चुअल वेट यही है 80 केजी है, और डिजायरेबल वेट कितना होना चाहिए। इंडियन और सिनेरियो में अगर देखें तो जो रिफरेंस वेट है मेल्स का वो 60 केजी है, और फीमेल्स का 55 केजी होता है रिफरेंस वेट। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए जो भी यहाँ पे आए। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी रेशियो है, तो रेशियो नॉर्मल कितना होना चाहिए कार्पुलेंस इंडेक्स में, तो नॉर्मल रेशियो जो आना चाहिए, नॉर्मल वेट जो होना चाहिए एक पर्सन का, वो लेस देन 1.2 होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1.2। अगर यहाँ एक्चुअल वेट अपन डिजायरेबल वेट से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर किसी को रेशियो निकालेगा तो उसका रेशियो आना चाहिए कितना, 1.2 से कम ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल वेट के लिए। तो ये अलग अलग फार्मूले थे। बस ये क्या, फार्मूला मत याद रखिए किसी का, नाम सिर्फ याद होना चाहिए, और कम से कम बीएमआई जो क्विटलेट इंडेक्स है इसका फार्मूला याद होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है स्किन फोल्ड थिकनेस। ओबेसिटी में इसका भी इम्पोर्टेंस है, इससे भी ओबीज पर्सन को देखते हैं कि ओबेसिटी है या नहीं है। तो स्किन फोल्ड थिकनेस एक नॉन इन्वेजिव मेथड है फैट असेसमेंट के लिए। इसमें कई तरीके से करते हैं, जब सबसे अच्छा जो माना जाता है वो हरपेंडन स्किन कैलिपर, जो नाम है हरपेंडन स्किन कैलिपर। इसके अलावा शाकिर टेप का भी नाम आपने सुना होगा, इससे भी स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर की जाती है। इसका जो मेन ड्रॉबैक था, प्रिसीजन इसका सही नहीं है, मतलब बार इसकी रिपीटेबिलिटी बहुत पुअर है, कई बार करेंगे अलग अलग आएगा, थोड़ा बहुत एरर आता है इसमें, तो इसलिए इसका ये मेन ड्रॉबैक था स्किन फोल्ड थिकनेस का। लेकिन क्या था, आसान था और नॉन इन्वेजिव था, आसानी के साथ आप फैट असेसमेंट पता कर सकते हैं, ओबेसिटी को चेक कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ चेक करते हैं, कहाँ कहाँ चेक करते हैं, तो 4 साइट्स होती हैं इसमें बेसिक जो होती हैं। 4 साइट से हम स्किन फोल्ड थिकनेस को असेस करते हैं। सबसे कॉमन जो साइट है मिड ट्राइसेप्स। इसके अलावा और कौन कौन सी साइट्स हो सकती हैं, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर रीजन, एंड सुप्राइलियक रीजन। ये 4 रीजन है जहां पे चेक की जाती है। अब इन चारों को जोड़ना पड़ता है, चारों जगह की स्किन फोल्ड थिकनेस हमने ले ली, मिड ट्राइसेप्स की ले ली, बाइसेप्स की ले ली, सब स्कैपुलर रीजन की ले ली, और सुप्राइलियक रीजन की ले ली। तो इन चारों को जोड़ना पड़ता है, इनका सम करना पड़ता है। जब हम सम करते हैं, जब हम सम करते हैं तो उसके मुताबिक अगर 18 mm से ज्यादा स्किन फोल्ड थिकनेस आ रही है चारों जगह की, तो वो क्या बताती है, ओबेसिटी बताती है बॉयज में, इंडिकेट ओबेसिटी इन बॉयज। और अगर मोर देन 32 mm आ रही है, यानी 32 mm से ज्यादा आ रही है, तो गर्ल्स में, ये गर्ल्स के लिए तब ओबेसिटी बताएगी गर्ल्स में। दोनों का ये फर्क था। बॉयज में 18 mm से ज्यादा अगर स्किन फोल्ड थिकनेस है तो ओबेसिटी को बता रही है, और गर्ल्स में 32 mm या उससे ज्यादा की अगर थिकनेस है स्किन फोल्ड थिकनेस, तो वो ओबेसिटी को बताती है। अब पूछे कोई सिंगल बेस्ट मेजरमेंट स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के लिए,
सिंगल बेस्ट कौन सी साइट होगी इन चारों में से? मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्केपुलर और सुप्राइलियक रीजन में? बाइसेप्स। ट्राइसेप्स सबसे बेस्ट होती है। ठीक, ट्राइसेप्स सिंगल बेस्ट साइट है स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के लिए। उसके बाद आता है वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो। ये जो वेस्ट सरकमफ्रेंस या वेस्ट हिप रेशियो है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करता है। जिनकी ज्यादा है वो ज्यादा प्रोन है कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस उनके में ज्यादा हैं। और जितना ज्यादा वेस्ट हिप रेशियो है ये बताता है एब्डोमिनल फैट एक्युमुलेशन को। क्राइटेरिया क्या है? वेस्ट हिप रेशियो अगर मोर देन 1 है मेन में, अब इसको याद रखिएगा, वेस्ट हिप रेशियो मोर देन 1 इन मेन इंडिकेट्स ओबेसिटी। मेल्स के लिए था। फीमेल्स के लिए अगर वही सिर्फ मोर देन 0.85 हो जाए वेस्ट हिप रेशियो, तो वो ओबेसिटी को बताता है, इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। अब कट ऑफ क्या है वेस्ट सरकमफ्रेंस के लिए? इंडिया में वेस्ट सरकमफ्रेंस के लिए कट ऑफ क्या दी गई मेल्स और फीमेल्स के लिए? मेल्स के लिए 90 सेंटीमीटर वेस्ट सरकमफ्रेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर। हाँ, ये कट ऑफ थी। वेस्ट सरकमफ्रेंस मेल्स के लिए 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर। और वहीं पे जब वेस्ट हिप रेशियो की बात आती है, अगर ये मोर देन 1 है मेल्स में तो ये ओबेसिटी को बताता है, और फीमेल्स में 0.85। अगर वेस्ट हिप रेशियो 0.85 से ज्यादा है इन वोमेन इंडिकेट्स ओबेसिटी। ये चीज थी इसके लिए। अब नेक्स्ट आता है वेस्ट टू हाइट रेशियो। वेस्ट टू हाइट रेशियो, इसको डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है कार्डियोवास्कुलर रिस्क का। वेस्ट टू हाइट रेशियो डिक्लेयर्ड एज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ये एज और सेक्स इंडिपेंडेंट होता है, इसमें एज और जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, एज एंड सेक्स इंडिपेंडेंट। वेस्ट एंड हाइट रेशियो डिक्लेयर्ड बाय डब्ल्यूएचओ एज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। इसका जो कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए? इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो वो 0.5, 0.5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ये इसका कट ऑफ था। और दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं, टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी पोटेशियम, बॉडी डेंसिटी, ये सब उतने काम के नहीं है। अब जो नया इंडिकेटर है ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क का है, डब्ल्यूएचओ ने इसको बताया वेस्ट हाइट रेशियो। इसी को बेस्ट इंडिकेटर है कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए, एज इंडिपेंडेंट है, सेक्स इंडिपेंडेंस है। और रिस्क इंक्रीज कब करता है? जब वेस्ट टू हाइट रेशियो मोर देन 5, मोर देन 0.5, इससे ज्यादा जब ये बढ़ने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाता है। अब इसके कंट्रोल क्या है? सबसे पहली चीज तो क्या है? डाइटरी मेजर्स। अब डाइटरी मेजर्स में वही जो प्रूडेंट डाइट, जो डाइटरी गोल डब्ल्यूएचओ ने दिया था वही करना है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं और एनर्जी, उनका प्रोपोर्शन जो है कम होना चाहिए, फाइबर कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं चाहे माइक्रो हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो वो एडुकेट अमाउंट में होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ये भी करनी जरूरी है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं जीनी है। और दूसरी चीज होती है कुछ ड्रग्स हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट है या हेल्थ एजुकेशन। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या? बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है ओबेसिटी को कम करने के लिए। ये ओबेसिटी से रिलेटेड था। अब इसके बाद ब्लाइंडनेस देखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने जो ब्लाइंडनेस की डिफिनीशन दी थी वो ये दी थी कि विजुअल एक्टिविटी अगर लेस देन 3/60 है बेटर आई में, जितना पॉसिबल करेक्शन हम कर सकते हैं उसके बाद फिर भी लेस देन 3/60 अगर आ रही है विजुअल एक्टिविटी, तो वो किस में जाएगी? वो ब्लाइंडनेस में जाएगी। और जो इंडियन सिनेरियो में जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एनसीपीबी, जो एनपीसीबी ने जो दिया था, उसने दिया था लेस देन 6/60 का ब्लाइंडनेस की डिफिनेशन में। काज क्या थे इनके? जो मोस्ट कॉमन काज था वो कैटरैक्ट है। ब्लाइंडनेस का आज भी वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज जो है वो
कैटरेक्ट है। इसके अलावा ग्लोकोमा, यूवेटिस, ARMD, ट्रैकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी और बहुत सारे अलग अलग काजेज भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन काज आज भी जो है वो कैटरेक्ट है, दोनों सिनेरियो में, चाहे इंडियन सिनेरियो में आप देखें चाहे ग्लोबली देखें, WHO के अकॉर्डिंग भी। तो कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन काज में आता है। इसी तरीके से जो NP नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इंडिया ने जो दिया था ब्लाइंडनेस की डिफिनीशन, वो ये थी कि विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 6/60 इन बेटर आई। तो ये थोड़ा सा फर्क था दोनों की डिफिनीशन में। इनके भी काजेज लगभग वही सेम है। मोस्ट कॉमन काज यहाँ भी कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन काज इंडिया में भी कैटरेक्ट ही है। ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन काज कैटरेक्ट है। अदर काजेज में रिफ्रैक्टिव एरर है, ग्लोकोमा है, पोस्टीरियर सेगमेंटल पैथोलॉजी, कॉर्नियल ओपेसिटी, ये सब आते हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई थी, अलग अलग नाम दिए गए, मतलब जो NPCB था उसने अलग नाम दिए, WHO ने अलग नाम दिए। बेसिकली जो ICD है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो WHO ने लॉन्च किया था, उसके अकॉर्डिंग उसने कैटेगरी दी। लो विजन में 2 कैटेगरी इसने दे दी और ब्लाइंडनेस में 3 कैटेगरी दी थी WHO ने। अब विजुअल एक्विटी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग उसमें बांटा था कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में जो विजुअल एक्विटी होनी चाहिए वो लेस देन 6/18 टू 6/60, ये कैटेगरी 1 था। लो विजन का कैटेगरी 1 था। विजुअल एक्विटी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 6/18 टू 6/60, तो ये कैटेगरी 1 आता था लो विजन में। इसी को जो इंडियन क्लासिफिकेशन में, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये इंडिया का प्रोग्राम है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कैटेगरी 1 थी, इसी विजुअल एक्विटी का नाम दिया लो विजन इन्होंने दिया। बस यहाँ पे विजुअल एक्विटी को याद रखिएगा। अब जो कैटेगरी 2 थी, लेस देन 6/60 टू 3/60, ये तो कैटेगरी 2 था लो विजन का WHO ICD के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडियन क्लासिफिकेशन में इसका नाम दिया गया इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। इसका नाम दिया गया इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस का। अब जो ICD के अकॉर्डिंग अब ब्लाइंडनेस शुरू होती थी कैटेगरी 3 से। कैटेगरी 3 में जो विजुअल एक्विटी होनी चाहिए वो लेस देन 3/60 टू 1/60। 1/60 ये कैटेगरी 3 थी, ब्लाइंडनेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन इंडियन क्लासिफिकेशन में इसका नाम दिया गया सोशल ब्लाइंडनेस। सोशल ब्लाइंडनेस इसको कहा गया। कैटेगरी 4 विजुअल एक्विटी, आप देखिए यहाँ से इसको उठाइए, लेस देन 1/60 टू, इसका नाम दिया PL+। PL+ कहते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को अभी परसीव कर रही है आंखें, पता चल रहा है कि हाँ रोशनी हो रही है, तो इसको कहा जाता है परसेप्शन ऑफ लाइट। ये कैटेगरी 4 था ब्लाइंडनेस का। यहाँ पे जो इंडियन क्लासिफिकेशन में इसको कहा गया एक मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। अब ये ओरिजिनल ब्लाइंडनेस की तरफ आ रहा है। और अगर परसेप्शन ऑफ लाइट भी चली जाए, वो कैटेगरी 5 थी ब्लाइंडनेस की ICD के अकॉर्डिंग। और इंडिया में अब इसको कहा गया एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस, यानी पूरी तरीके से अब वो अंधा हो चुका है। लाइट भी अब उसे नहीं पता चली, रोशनी भी उसे नहीं पता चल रही। तो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस जो होती है, परसेप्शन ऑफ लाइट अगर एब्सेंट हो गई तो वो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस है। और अगर परसेप्शन ऑफ लाइट प्रेजेंट है, विजुअल एक्विटी लेस देन 1/60 है, तो वो मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस शुरू हो चुकी है। ये थी क्लासिफिकेशन अलग अलग दोनों की। अब लो विजन क्या होता है? लो विजन में विजुअल एक्विटी कितनी थी? लेस देन 6/18 टू 6/60। ये बहुत इंपॉर्टेंट काज होता है सब ऑप्टिमल विजुअल फंक्शनिंग का। जो मोस्ट कॉमन काज होता है लो विजन का इंडिया में, सेम काज होते हैं, सिमिलर टू ब्लाइंडनेस के काजेस जो होते हैं वही लो विजन के भी काज हैं। कैटरेक्ट 77%, और ये मोस्ट कॉमन काज है इंडिया में लो विजन का। और ब्लाइंडनेस का भी मोस्ट कॉमन काज कैटरेक्ट ही था। रिफ्रैक्टिव एरर है, कार्नियल ओपेसिटी है, रीजियम है, पेरिफेरल कार्नियल ओपेसिटी है, बहुत सारे और काजेस हैं अदर काजेस में। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? कैटरेक्ट है।
विजन का भी, लो विजन का भी मोस्ट कॉमन कॉज कैटरेक्ट था और ब्लाइंडनेस का भी मोस्ट कॉमन कॉज कैटरेक्ट ही था। अब इसके बाद एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसको कहा गया विजन 2020, विजन 2020 द राइट टू साइट। ये इसका मेन थीम था, इसका थीम था द राइट टू साइट। ग्लोबल इनिशिएटिव था, WHO ने लिया था और साथ में कुछ इंटरनेशनल एनजीओ थी, उन्होंने भी फंडिंग की थी। इसलिए टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाई 2020, यानी 2020 तक जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, जिनसे बचा जा सकता है, जिनसे प्रिवेंशन भी लिया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है, तो उनसे बचने के लिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। द राइट टू साइट इसका थीम था। अब इसका एम क्या था? एम ये था कि जो 75 मिलियन ब्लाइंड पीपुल है, इनको कम करके 2020 तक 25 मिलियन तक लेके आना था ब्लाइंडनेस को। ये था कि प्रोजेक्शन है कि 75 मिलियन ब्लाइंडनेस होगी, लेकिन इन्हें क्या था कि प्रिवेंशन के जरिए या ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन और दूसरी तरीके से जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या क्योरेटिव मेजर्स हैं, उनके जरिए उस टारगेट को, जो 75 मिलियन टारगेट था, उसको 25 मिलियन तक लेके आना है। कब? 2020 के एंड तक, 2020 के एंड तक। 4 फेज में ये चलना था, 4 फेज में चलना था। 5-5 साल का ये प्लान था। 2000, 2005, 2010 और 2015 में ये चला था। अब इसमें जो जो स्ट्रक्चर था इसका स्ट्रक्चर था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से था। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था? विजन सेंटर्स डेवलप किए गए, 20,000 विजन सेंटर्स। और एक विजन सेंटर कितना? 50,000 पॉपुलेशन के लिए था। एक विजन सेंटर 50,000 पॉपुलेशन के लिए था। अब यहाँ पे क्या काम था? रिफ्रैक्शन और ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन था, प्रिस्क्राइब करना था, टाइप ऑफ ग्लास कौन सा यूज करना है। प्राइमरी आई केयर, आंखों में कोई परेशानी है उसकी केयर के लिए, अब चाहे वाया ड्रग या जिस तरीके से करें। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्कूलों में आईज की स्क्रीनिंग प्रोग्रामिंग, और जो रिफरल सर्विसेज थी वहां पे भी स्क्रीनिंग के प्रोग्राम होने थे। ये विजन सेंटर्स का काम था। अब इसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी लेवल पे जो स्ट्रक्चर था वो था क्या? सर्विस सेंटर। 2000 सर्विस सेंटर डेवलप किए गए थे, और एक सर्विस सेंटर जो था 1 पर 5 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 पर 5 लाख पॉपुलेशन एक सर्विस सेंटर को डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे क्या होता था? कैटरेक्ट सर्जरी हो रही थी या दूसरी जो कॉमन सर्जरी थी आई से रिलेटेड, वहां पे हो रही थी। और यहाँ से भी फिर क्या था? रिफरल सर्विसेज, जो रिफरल सर्विसेज थी यहाँ पे रिफर होके आए या यहाँ से ये आगे रिफर करें। ये सेकेंडरी लेवल पे था। टर्शियरी लेवल पे क्या था? ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप किए गए थे। ट्रेनिंग सेंटर 200 ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए गए थे, और एक ट्रेनिंग सेंटर पर 5 मिलियन पॉपुलेशन का था। अब यहाँ पे क्या था? टर्शियरी आई केयर। अब यहाँ पे रेटाइनल सर्जरी हो रही थी, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ग्लोकोमा की सर्जरी हो रही है, और साथ में ट्रेनिंग और CME, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ये प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये टर्शियरी लेवल पे था। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप हुआ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 20 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने थे, 1 पर 50 मिलियन पॉपुलेशन। यहाँ पे कोर स्ट्रेटजी जो डेवलप होनी थी, जो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होना था और बेसिक रिसर्च के लिए, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप होने थे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था विजन 2020 का। राइट टू साइट उसका थीम था। अब इस विजन 2020 में डिजीज के अकॉर्डिंग देखिए, दोनों तरफ अलग अलग तरीके से चला। ग्लोबल विजन अलग था, वहां पे अलग डिजीजेस थी, और जो इंडियन विजन है वहां पे अलग डिजीजेस थी। ग्लोबल विजन में जो है 5 डिजीज थी, और इंडियन विजन में उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 7 डिजीजेस थी। अब यहाँ पे जो थी कैटरैक्ट, मोस्ट कॉमन काज था ब्लाइंडनेस का, तो कैटरैक्ट यहाँ भी था, इंडियन सिनेरियो में भी। के बाद आता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर, तो रिफ्रैक्टिव एरर यहाँ भी था, इंडियन विजन में भी रिफ्रैक्टिव एरर था, लो विजन था। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ये नंबर 3rd डिजीज थी, और यहाँ पे भी चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस नंबर 3rd डिजीज थी। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा इंडियन विजन में भी था, लेकिन अब यहाँ से चेंज होगा। जो ग्लोबल विजन में 5वीं डिजीज थी वो ऑन्कोसर्किएसिस थी।
आंकोसर्कियासिस थी। और यहाँ पे जो पांचवी डिजीज थी इंडियन विजन में, वो ग्लोकोमा। सिक्स डिजीज जो थी डायबिटिक रेटिनोपैथी। और लास्ट में कार्नियल ब्लाइंडनेस। ये 7 डिजीजेस थी इंडियन विजन में। प्रोग्राम में एक था, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया। इंडियन विजन में 7 डिजीजेस थी इंक्लूडेड, और ग्लोबल विजन में 5 डिजीजेस इंक्लूड थी। 5 डिजीज क्या थी? कैटरैक्ट थी, रिफ्रैक्टिव एरर थी, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ट्राइकोमा और आंकोसर्कियासिस। तो ट्राइकोमा तक तो सेम था इंडियन विजन में भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो चेंजिंग आई वो ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और कार्नियल ब्लाइंडनेस, ये चीजें ऐड हुई यहाँ पे। ये इंडियन विजन के अकॉर्डिंग थी। अब जो इस विजन में जो बेसिक स्ट्रेटजी थी, एक तो ये था कि डिजीज का प्रिवेंट किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। जो पर्सनल जो थे इस पूरे उसमें प्रोग्राम में, उनकी ट्रेनिंग और जो आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है उनको और मजबूती दी जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका सही से और ऑप्टिमल यूज किया जाए। और जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको फील्ड वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये इसका जो बेसिक स्ट्रेटजी थी। के बाद एक चीज और आती है इसी में, स्ट्रोक, इसको हम कहते हैं एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी क्या था? सकता। ये एपोप्लेक्सी स्ट्रोक। अब डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, rapidly developing clinical signs of local or global cerebral dysfunction lasting more than 24 hours are leading to death with no apparent cause other than vascular origin। यानी vascular origin के अलावा कोई दूसरा काज अगर नहीं दिख रहा है, और साइंस क्या हो रही है, 24 आवर्स से ज्यादा तक अगर वो रह रही है या डेथ हो जा रही है, तो उसको कहा गया स्ट्रोक। अब अगर 24 आवर्स से कम के लिए जो साइंस होती है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जिसको कहते हैं, ब्रेन फंक्शन कम कर रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, उसको कहते हैं टीआईए, ट्रांजिएंट। बेसिकली ये माइक्रो इम्बुलाई से होता है और ये सही भी हो जाता है अपने आप। कुछ देर के लिए हो सकता है, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, बेहोश भी हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन फिर वो रिकवर भी कर ले विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। और ये जो टीआईए है वो इस स्ट्रोक की डिफिनेशन में नहीं आता, लेकिन टीआईए अगर किसी को हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोक। इसका मोस्ट कॉमन जो काज है स्ट्रोक का, वो सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, थ्रम्बस इसका मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा और काजेस हैं, सेरेब्रल हेमरेज है, सबएरेक्नॉइड हेमरेज है, या सेरेब्रल एम्बोलिज्म है, लेकिन मोस्ट कॉमन काज क्या है? सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। ये बस छोटा सा, इसमें बस ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जा सकता है कि स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज क्या है, वो यही सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। अब एक लास्ट है, इसका प्रिवेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो अक्सर हमने प्रिवेंशन का जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा था, तो जो मोस्ट कॉमन, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए? लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पढ़ा था ना, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमोर्डियल। हाँ, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन सबसे बेस्ट, क्योंकि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हमें क्या करना होता है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको ही डेवलप नहीं होने देना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो एटियोलॉजी है वो स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इससे हो रहा है, कोई इन्फेक्शस काज तो है नहीं, उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके डेवलपमेंट के बाद वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो बेसिकली क्या करना था, उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को पैदा होने से पहले ही रोकना था, तो रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो। तो इस स्ट्रेटजी को प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन सबसे बेटर तरीके से वहां पे हो रहा था। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन भी किया जाता है इसमें, लेकिन मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोर्डियल था। फोकस क्या था इसमें? जो फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ अंडरलाइंग काजेज, जो रिस्क फैक्टर्स हैं
वो इंडिविजुअल पे ना लेके बल्कि पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करें कि हम जो रिस्क फैक्टर्स वो एज ए होल पूरे पॉपुलेशन पे ना डेवलप होने दें। अब वो मास लेवल एजुकेशन या इंडिविजुअल एजुकेशन जैसे भी किया जाए। प्रिंसिपल क्या था इसका, ये था कि स्मॉल चेंजेस इन रिस्क फैक्टर, अगर थोड़े थोड़े चेंज भी हम रिस्क फैक्टर के लेवल में कर दें उस पूरे पॉपुलेशन पे, तो उससे बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे उसका एक बहुत बड़ा गोल हमें अचीव होगा। उसकी मोर्टेलिटी को हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे किसी भी डिजीज की जो नॉन कम्युनिकेबल है, अगर हम थोड़े से भी स्टेप ले लें। तो इसलिए जो एम है उसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, बायोलॉजिकल नॉर्मलिटी की तरफ लेके आया जाए। लाइक किसी कम्युनिटी में अगर बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत है, तो कम से कम उनको एजुकेट किया जाए शराब के बारे में, उसके बताया जाए कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। तो एज ए होल जब हम एज ए कम्युनिटी जब बताते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे अगर मान लीजिए वहां पे 50 लोग शराब पी रहे थे, 50 में से 30 ने पीना छोड़ दिया, तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो घट जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो ये इसका बेसिक वो था, फंडा था, प्रिंसिपल था। स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या था, मेन जो वही डाइटरी चेंजेस ही है, डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है ना, कोरोनरी हार्ट डिजीज की खास तौर से। और कोरोनरी हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन फॉर्म में इस वक्त है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, सबसे अलार्मिंग कंडीशन है। इसीलिए कोरोनरी हार्ट डिजीज को क्या कहा जाता है, मॉडर्न एपिडेमिक, सबसे तेजी से ये डिजीज बढ़ रही है। तो डाइटरी चेंज में क्या था, जो वही प्रूडेंट डाइट गोल जो दिया गया था, डब्ल्यूएचओ ने जो किया था, यानी फैट इंटेक को कितना करना था, लेस देन 20 to 30%। टोटल एनर्जी इंटेक में फैट इंटेक कितना होना चाहिए, 20 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। जो सेचुरेटेड फैट है उनका कंजम्पशन कितना होना चाहिए, लेस देन 7%। और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए डाइट में पर डे, जो लेस देन 200 मिलीग्राम। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनका कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। टोटल साल्ट इंटेक पर डे लेस देन 5 ग्राम होना चाहिए, टोटल साल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम होना चाहिए। और अल्कोहल कंजम्पशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर मोर देन 75 ग्राम अल्कोहल कोई ले रहा है पर डे, तो वो एक अलग से मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। प्राइमर्डियल प्रिवेंशन में यही सब करना था, एजुकेट करना था बेसिकली, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको डेवलप नहीं होने देना है, ये प्राइमर्डियल प्रिवेंशन था। इसके अलावा हाई रिस्क स्ट्रेटजी भी होती है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में क्या होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लड प्रेशर को आपने टेस्ट कर लिया, सीरम कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट कर लिया हमने, तो इससे क्या हुआ कि जो हाई रिस्क पे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या बीपी रेज आ रहा है, तो वो क्या, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन हो गए। तो उनके में क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी किया जाएगा। तो स्पेसिफिक एडवाइस किनको देंगे, जो आइडेंटिफाई हो गए हाई रिस्क पे। लाइक किसी का सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, तो उसको आप अब क्या करेंगे, एडवाइस में क्या देंगे, भाई जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा जो फैट इंटेक ज्यादा है, जंक फूड अगर ले रहे हो या फैट किसी भी उसमें फॉर्म में ले रहे हो, तो उसको क्या करना है, कम करना है। या इसी तरह किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रेज है, ओबीज है, तो उससे कहेंगे कि वेट रिडक्शन करो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। तो ये क्या, उसको एडवाइस हम दे रहे हैं, स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं। अब फिर आता है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन कैसे होगा, मान लीजिए किसी को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो अब जाहिर सी बात है उनके में क्या, लिपिड लोअरिंग एजेंट यानी स्टेटिन चलाने ही चलाने हैं कंटिन्यूअसली। तो क्या करना है, ये सेकेंडरी लेवल में। ट्रीटमेंट की बात जब भी आती है तो वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन हो जाता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन में। ये इनके में करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। एक अप्रोच डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च की थी, स्टेप वाइज अप्रोच, ये लास्ट है, स्टेप वाइज अप्रोच। बेसिकली जो स्टेप वाइज अप्रोच है ना, ये खास तौर से जो की जाती है, ये इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ही ये डेवलप की गई थी डब्ल्यूएचओ की तरफ से। दो टाइप की होती हैं, एक तो क्रोनिक डिजीज रिस्क फैक्टर सर्विलांस किया जाए उसमें, स्टेप वाइज अप्रोच। दूसरा था स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक के सर्विलांस के लिए। तो ये दो तरीके से ये मैनेज होती हैं। अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रखे गए, अलग अलग स्टेप, 3 स्टेप होते हैं इसमें, स्टेप 1 2 3। इसका कुछ कोर फंडामेंटल है और कुछ एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंड किया गया कि इसमें और चीजें भी ऐड की जा सकती हैं। स्टेप वाइज अप्रोच में 3 स्टेप्स आते हैं। तो बेसिक चीज इसमें जो याद रखनी है ना, कि स्टेप वाइज अप्रोच किसके लिए है किसके लिए, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। स्टेप वाइज अप्रोच जो है वो
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आता है स्टेप 1, इसमें बिहेवियरल मेजरमेंट, यानी जो बिहेवियरल चेंजेस है वो करने हैं। और जो इसका कोर था, क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें बेसिकली अगर कोई टोबैको यूज कर रहा है तो उसको बताना है कि भाई इसको कम करो। अल्कोहल कंजम्पशन है, डाइट अगर वो बहुत हाई फैट हाई शुगर डाइट ले रहा है तो उससे भी मना करना है आपको। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ उसको ज्यादा ध्यान दिलवाना है। और साथ में ये भी देखना है कि उनकी हिस्ट्री है कि नहीं रेस्ड बीपी की और डायबिटीज मेलाइटस की। चाहे उनके में हो या फैमिली में है, तो इनकी हिस्ट्री भी लेनी थी। ब्लड प्रेशर रेज रह रहा है या उनको शुगर पहले से हो रखी है या नहीं हुई है, फैमिली में है नहीं है, तो ये सारी चीजें ये स्टेप 1 में आता था। अब जो स्टेप 2 था इसमें फिजिकल मेजरमेंट की बात होती है। अब फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या मेजर किया जा सकता है फिजिकली? एक तो हाइट एंड वेट मेजर किया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट सरकमफ्रेंस, और ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है फिजिकली। तो ये स्टेप 2 में था। अब इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये कहा गया कि इसमें कुछ चीजें और ऐड की जा सकती हैं, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लाया गया उसमें ये दिया गया कि हिप सरकमफ्रेंस भी ऐड किया गया इसमें। और हार्ट रेट, ये दो चीजें और इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लाई गई और ऐड की गई इसमें। कोर जो है वो यही है, हाइट एंड वेट, वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ये स्टेप 2 था फिजिकल मेजरमेंट के लिए। और जो स्टेप 3 है वो बायोकेमिकल मेजरमेंट, यानी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या क्या किया जाता था? एक तो ब्लड ग्लूकोज एंड दूसरा लिपिड लेवल्स, यानी ब्लड लिपिड। एक्सपेंड करके इसमें कहा गया कि सिर्फ लिपिड लेवल ही नहीं चेक करना है बल्कि ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उनको भी देखना है। ट्राइग्लिसराइड एंड एचडीएल लेवल्स भी बायोकेमिकल मेजरमेंट में करने हैं। कोर तो ये थे, और ये एक्सपेंडेड मतलब थोड़ा सा उस प्रोग्राम को और एक्सपेंड करके ये कहा गया कि ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए इसमें। ये स्टेप वाइज अप्रोच था, किसके लिए था? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए था। स्टेप 1 में क्या था? बिहेवियरल मेजरमेंट आते हैं ये सब। स्टेप 2 में फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकली हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? हाइट है, वेट है, वेस्ट सरकमफ्रेंस है, ब्लड प्रेशर है। एक्सपेंड करके कहा गया हिप सरकमफ्रेंस और हार्ट रेट, इनको भी मेजर कीजिए। और स्टेप 3 क्या है? बायोकेमिकल मेजरमेंट। इसमें ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड लिपिड ये कोर स्ट्रेटजी में आते हैं। इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का लेवल भी चेक करना था। तो ये स्टेप 3 था जिसमें बायोकेमिकली यानी ब्लड के थ्रू या जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम कर रहे थे वो स्टेप 3 में आता है। ठीक है, ये एक स्टेप वाइज अप्रोच WHO का।